साथियों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बिहार स्टेट को लेकर। तो आज हम इस टॉपिक में कुछ इन मूल बिंदुओं पे बात करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि बिहार स्टेट का एग्जाम कब होगा। क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले जो है ये हो जाएगा एक बार, या बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये जो बिहार स्टेट का है, ये जो इस बार देंगे बच्चे, क्या उनको बैठने का मौका मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि बिहार स्टेट की तैयारी के साथ जो है क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी होना पॉसिबल है। और तीसरी जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट सिलेबस जानेंगे कि कौन कौन से कंप्लीट सिलेबस है। और चौथा हम जानेंगे जो पूरा पीवाईक्यू पेपर है उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। तो इसी के चारों इन चार बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले अगर हम चर्चा करें कि क्या बिहार स्टेट का जो है अ, यहाँ पे पहला कि यदि बिहार स्टेट का जो एग्जाम कब होने वाला है। तो साथियों, जैसा अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक आपको न्यूज़ दिखाया था कि जो बिहार के बच्चे हैं वो सभी जो है बीपीएससी आयोग में धरना दे रहे थे कि हमको टीआरई 4.0 में बैठने का अवसर दिया जाए। तो इस आधार को देखते हुए एक अंदाजा लगाया जा रहा है। बीच में एक न्यूज़पेपर में निकला था, आयोग के एक अधिकारी ने जवाब भी दिया था कि हम जनवरी में इसका एग्जाम करवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब याद रखिए कि 1 महीना में, जैसा अभी तक बीपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, करवा भी चुकी है। 1 महीना में वो फॉर्म और एग्जाम दोनों करवा सकती है। हालाँकि रिजल्ट भले ना दें और ये अपीयरिंग के लिए आपको उसमें बैठने का मौका दे तो फरवरी में, या हो सकता है रिजल्ट भी दे दे फरवरी तक। इसलिए पूरा चांस बनता है कि जनवरी में बीपीएससी बिहार स्टेट का फॉर्म आ जाए और एग्जाम वगैरह भी करा के रिजल्ट दे दे टीआरई 4.0 से पहले। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे कि क्या जो है बिहार स्टेट जो है इसमें टीआरई 4 पॉइंट जो जीरो है उसके साथ बिहार स्टेट तैयारी पॉसिबल है। तो बिल्कुल है। आपको मैं बता दूं कि जब मेरा टीआरई 3.0 की तैयारी चल रही थी, टीआरई 3.0 की, तो उसी के कुछ समय पहले बिहार स्टेट आया था। और मैंने बिना किसी स्पेशल तैयारी से, बिना किसी स्पेशल क्लास, मैंने यहाँ तक कि बुक भी नहीं लिया था, ना कोई स्पेशल क्लास लिया था, मैं टीआई 3.0 ही पढ़ रहा था। और इसी के बेस पर मैंने जो है ये जो बिहार स्टेट मैंने पेपर निकाल लिया था। तो इसलिए मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है इससे जुड़ा हुआ। और साथ में आप ये भी रखिए कि मेरा इस पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरा खुद टीआई 3.0 में चयन हुआ था और मेरे 487 रैंक रही थी। तो इसलिए मैं बताऊं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वाली बात है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि सर बिहार स्टेट का पूरा सिलेबस क्या है। थोड़ा सा हम उसका पैटर्न जान लेते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल क्या पैटर्न रहता है बिहार स्टेट का। तो देखिए, जो बिहार स्टेट का एग्जाम होता है वो पेपर, दो पेपर होता है वहाँ पे। एक होता है पेपर फर्स्ट। बिहार स्टेट जो है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं जितना जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन चीज़ें आपको समझ में से थोड़ा सा मैं डायग्राम के साथ। तो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर जो फर्स्ट होता है ये होता है 9th 10th के लिए। यदि आप 9th 10th के वहाँ टीचर बनना चाहते हो तो पेपर फर्स्ट पास करना पड़ता है बिहार स्टेट। और ये 11th 12th के यानी पीजीटी के बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको पास करना पड़ता है। ये वही पेपर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ क्या कहते हैं अपना बीएड किया हो। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यानी एमएससी एमकॉम के साथ आपने सेकंड पेपर पास किया हो तभी वो आप सेकंड पेपर का अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो रही बात इसकी। अब हम बात करेंगे कि दूसरी चीज़ की पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, वहाँ पे कुल 150 नंबर के प्रश्न होते हैं। 150 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें से जो है आपके लिए जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, यदि आप जनरल से हैं, जनरल से है आपको तो कम से कम 75 यानी 50% नंबर। ये अदर कैटेगरी यूआर से हैं, अदर कैटेगरी से हैं, या माफ़ करिए जनरल से हैं, या फिर क्या कहते हैं अदर स्टेट से हैं, तो आपको 75 नंबर लाना पड़ता है। वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होती, माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, अच्छी बात होता है। तो जनरल या यूआर कैटेगरी के लिए आपको 75 लाना पड़ता है। ओबीसी के लिए आपको 78 पॉइंट कुछ यानी लगभग 69 लाना पड़ता है। इसी तरीके से यदि आप क्या कहते हैं डब्ल्यूएस से है तो आपको कम से कम 63 लाना पड़ता है। और एस सी एस टी से हैं तो आपको 60 नंबर लाना पड़ता है। अगर इतना ला दिया तो आपको जो है पास माना जाएगा। इसमें 69 68 पॉइंट करके कुछ है, मैंने टोटल ले लिया है। तो इस तरीके से यदि इतना नंबर है तो आप बिल्कुल पास की कैटेगरी में गिने जाते हैं, पहली बात। अब हम बात करेंगे पेपर पैटर्न का। तो देखिए, वहाँ पे कुल टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, आप देख सकते हैं कितने नंबर का होता है। 150 नंबर का 150 नंबर का
माफ करिए, 150 नंबर का पेपर वहाँ पे होता है। 150। अब 150 में आपका इस तरीके से बटा होता है। पहला होता है 150 में को बांट दिया जाए तो 20 नंबर और 30 नंबर में टोटल 150 नंबर, माफ करिए 50 नंबर हो गया, और ये 100 नंबर हो गया। ये जो 100 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। जैसे आपने अगर पेपर वन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ साइंस आपका रहेगा, तो मैथ साइंस के 50-50 रहेंगे। इस तरीके से आपके हिंदी के लिए करेंगे तो 100 प्रश्न हिंदी के रहेंगे। ठीक, मान लेते हैं आज हम पूरा टारगेट हिंदी को ही बनाते हैं। हिंदी ऐसे में आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग पूरा पेपर एनालिसिस विद पीवाईक्यू के साथ में वीडियो बना दूंगा। हाल आज का हम टारगेट हिंदी को ही लेते हैं और हिंदी के ही पीवाईक्यू पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो मान लेते हैं आपने हिंदी से अप्लाई करना चाहा तो वहाँ पे 100 प्रश्न हिंदी से रहेंगे। अब 30 प्रश्न आपके रहेंगे पेडागोजी, जो आपने सीटेट में पढ़ा होगा, शिक्षण कला, तो उसी से रिलेटेड रहेंगे। ठीक, कि अधिगम, बच्चों को सुगम अधिगम कराने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, ये जो सब जो आपने सीटेट में पढ़ चुका है, तो यही सब रहने वाला है। 20 नंबर में आप क्या रहेंगे, 5-5 करके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। मैथ रहेगा, उसके बाद क्या कहते हैं, मैथ के बाद जीके जीएस रहेगा, मैथ के बाद जीके जीएस रहेगा। उसके बाद आपका क्या क्या कहते हैं, रीजनिंग रहेगा, 5 नंबर का रीजनिंग रहेगा, और 5 नंबर का ईवीएस रहेगा जिसे एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं। तो इस तरीके से 20 नंबर, तो टोटल इस तरीके से होते हैं। अब हम बात करेंगे क्या पॉसिबल हो है लाना। तो देखिए साथियों, आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो 100 नंबर का हिंदी आता है, 20 नंबर का ये आता है, ये 30 नंबर का आता है। 100 नंबर में आसानी से, अभी मैं आपको इसका पीवाईक्यू का जो पिछले साल का पेपर था उसका मैं लेबल दिखाता हूँ। और मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद इसका व्यक्तिगत अनुभव जुड़ा है, इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि आराम से हो जाता है 100 में आसानी से। कोई बच्चा 100 में बिल्कुल आसानी से, मैं बिल्कुल आसानी से बात कर रहा हूँ, इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कि स्पेशल बुक स्पेशल ये सब कुछ नहीं। 100 में आसानी से कोई भी बच्चा आराम से 50 प्रश्न आराम से सही सही कर लेता है। इतना सरल देता है तो 50 प्रश्न आराम से आंख बंद करके मार देता है। ऐसे में बात कर रहा हूँ कि ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। बाकी बच्चे तो 75-75 मार देते हैं बिना पढ़े। मेरा खुद 75 सही था, इसमें 75-76 आराम सही है। एक भी दिन ना पढ़े ना कुछ ना कुछ, जबकि उस समय मेरा TI 3.0 की कंप्लीट तैयारी भी नहीं हुई थी। इसी तरीके से मैं बात करूंगा कि हाँ, ये 100 नंबर हो गया तो बच्चे मार देते हैं, 100 75 85 मार देते हैं, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ 100 में आराम से आपका 50 बन जाता है। इसी तरीके से यदि मैं बात करूंगा ये जो 20 नंबर का रहता है, तो 20 में आसानी से आपने जो 20 नंबर का मैथ ये सब रहता है, आसानी से आप 10 प्रश्न आराम से सही कर सकते हैं। बहुत सरल मैथ देता है, बहुत सरल साइंस देता है, तो आसानी से आप 10 कर लेते हैं। ऐसे ये जो 30 नंबर का रहता है, इसमें से क्योंकि आपने सीटेटिव का पढ़ा तो एक बार आप मैराथन देख कर जाइएगा 30 में से ना, पक्का है 10 से 15 नंबर आपका आसानी से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं आराम से 15 50 10 60 और 60 15 75 आराम से आपका जो है पासिंग मार्क आराम से आप गेन कर लेंगे, बिल्कुल आराम से। अगर अगर बिल्कुल भी क्या कहते हैं कि आप नहीं पढ़ के जाएंगे, तो अगर आप हिंदी थोड़ा सा पढ़ कर चले गए, क्योंकि अभी आप TRE 4.0 की तैयारी कर ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो है आपको हिंदी पढ़ ही रहे होंगे। और अभी आप 1-2 महीना और पढ़ेंगे और इतना पढ़ के जाएंगे तो आराम से इसमें 75-76 तो आप केवल इसे हिंदी में ही बना लेंगे। बाकी इन सबको अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी पास हो जाएंगे। तो इसलिए पास होने का कोई जो है डर यहाँ पे है नहीं। अब हम बात करेंगे सीधे हिंदी के सिलेबस को लेकर, क्या-क्या हिंदी के सिलेबस हैं बिहार स्टेट के। तो हम बात करें सिलेबस फॉर जो बिहार जो 9th-10th के स्टेट का पेपर फर्स्ट की सिलेबस की बात करेंगे। जो 100 नंबर का आपका हिंदी आएगा उसमें तो पहला रहेगा संधि। और इसका लेवल क्या है, संधि का कैसे प्रश्न होते हैं मैं इसका पीवाईक्यू दिखाऊंगा आपको। समास, रचना और प्रकार सहित संक्षेपण, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, उदाहरण वाक्यों में व्यवहारिक शब्दों में से एक शब्दों की पहचान करना, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य प्रयोग, वाक्य शुद्धि और पदबंध। ऐसे हम और आगे बढ़ें तो क्या दिया है, वाच्य में उनके भेद, वाक्य प्रकार, शब्द शक्ति, अलंकार, अर्थालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उद्विरोध। अब ये अलंकार को आपको एकदम बिल्कुल विशेष पढ़ के जाना, अलंकार के बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे छंद, प्रमुख वाणिज्य छंद, काव्य गुण, रस आदि। तो ये पूरा हिंदी का सिलेबस रहेगा। ठीक, ये पूरा PDF मैं आपको भेज भी दूंगा आपको टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम ग्रुप लिंक पे। आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे सारी PDF और बाकी जितना PYQ अन्य एग्जाम के हैं उसको भी मैंने भेज रखा है पहले से ही। ये तो हिंदी का। इसी तरीके से हम बात करेंगे आर्ट आर्ट ऑफ टीचिंग यानी पेडागोजी का। तो उसका जो ये आर्ट ऑफ टीचिंग का 30 नंबर का आता है और 20 नंबर का अदर इसके जो मैथ वगैरह है। तो आर्ट ऑफ टीचिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है देख लीजिए।
पहला तो यही है टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा ये है टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड टाइप्स, ब्लूम टेक्सोनॉमी। तीसरा है टीचिंग मेथड, टाइप्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ मेथड, lesson plan types and format and various model, micro teaching and instructional analysis, effective ecosystem of classroom, textbook and library, qualities of teacher, evaluation and assessment of learning, curriculum factor affecting teaching and learning। तो ये पूरा आर्ट ऑफ टीचिंग का सिलेबस होने वाला है। अदर मैं बात करूंगा वो 30 नंबर का रहेगा, और ये जो 20 नंबर के 5 5 नंबर के ये प्रश्न आने वाले हैं। इसमें क्या रहेगा, पहला जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके बोलते हैं। एनवायरमेंटल साइंस होता है, एक तरह का साइंस है 5 नंबर का। मैथ, मेडिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, लॉजिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग। तो ये पूरी सिलेबस होने वाला है। अब हम थोड़ा आप चलेंगे, देखेंगे पीवाईक्यू का इसका पेपर का पैटर्न क्या था और कितना लेवल था, कितना इजी था, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि मेरा इस बार पॉसिबल है कि नहीं है। आप खुद अपनी आंख से देखेंगे तभी आपको भरोसा होगा। आइए सीधे चलते हैं। तो बिल्कुल मैं ओरिजिनल पेपर उठाया हूँ। आप देख सकते हैं कि ये शिफ्ट 2 का पेपर है। ये डेट भी लिखा है जब 11/9/2023 को जो एग्जाम हुआ था हिंदी सब्जेक्ट का। ये ये टाइमिंग दिया था सेकंड शिफ्ट का। तो ये पूरा मैं रियल पेपर उठाया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा ये जो पहला प्रश्न है, आप इसका नेचर देखिए। पहला प्रश्न का ये जो नेचर है, साफ साफ यहाँ पे लिखा है पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद। आप इस प्रश्न को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या लेवल बहुत ज्यादा हार्ड है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये तो क्लास जब बच्चे 11 12 पढ़ते हैं तो बोर्ड की तैयारी करते हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं, पीताम्बर का संधि विच्छेद। तो आप देख सकते हैं हिंदी का। ऐसे यदि और आगे देखिए, अब नाविक का। अब ये बताओ क्या इसका संधि विच्छेद बहुत ज़्यादा हार्ड है? हाँ, आपको खुद पता चल जा रहा है। अब प्रत्येक का संधि विच्छेद अब इसका दिया है, इसका मान लीजिए थोड़ा सा मॉडरेट है लेकिन इतना भी नहीं है। ठीक, आगे ऐसे मैं प्रश्न को देखूंगा। व्यंजन वर्ड बताइए कि वर्ड विकास क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ड के मिलने जो विकार उत्पन्न होता है, बताइए। अब इसका दिया है विसर्ग। देखिए संधि से ही 10 15 क्वेश्चन दे दिया, संधि को याद तो लगभग 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, सिंपल से आपका ये प्रश्न पूछा है। ऐसे आगे देखेंगे, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो। अब जो डिफिनेशन होता है तत्पुरुष समास का प्रथम पद, अव्ययी भाव समास का। अब समझ लीजिए जो डिफिनेशन होता है उसी से आप सरल सा प्रश्न पूछ लिया है। ठीक, अब आप ये देखिए चतुरानन में कौन समास है। अब ये आपको क्या लगता है, आप अगर पढ़ के जाएंगे तो क्या ये छोड़ देंगे? इसी तरीके से आप देखिए प्रतिकूल में। अभी देखिए प्रतिकूल में कितना प्रतिधन कुल अव्ययी भाव में कितना आसानी से इसमें प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें देखिए देव जो महान है, कर्मधारय समास, देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया है। इस तरीके से अब गद्यांश का आप लेवल देखेंगे तो आप हंसने लगेंगे। ये छोटा सा गद्यांश दिया है और एकदम सिंपल सा पूछा है। इसमें से अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको इसको पीडीएफ भेज दूंगा। अब मैंने इसको खुद पढ़ा है अभी, तो आप देख सकते हैं इसका गद्यांश छोटा सा दिया है और छोटा सा प्रश्न पूछ लिया इसमें से। ऐसे ही ये वाला दिया है प्रश्न, उसी वही गद्यांश है। अब ये वाला भी ऐसे ही है। ठीक, अब गद्यांश ही खूब ढेर सारा दिया है, गद्यांश, पोयम। अब इसी कर कुल मिला के संधि समास इसको मिला 30 40 प्रश्न, यही तो बन गया आराम से। उसके बाद कर्म आ गया है, तत्पुरुष समास आ गया है। आप देख सकते हैं कौन सा क्रम सही है। अब इसमें देखिए ये आपका वही आ गया विशेषण का, जो ये होता है विशेषण से आ गया। दिन कटना मुहावरे का अर्थ है। अब कितना सरल मुहावरा है दिन कटना, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक, इसी तरीके से आगे प्रश्न देखेंगे। बगल में छोरा नगर में ढिढोरा। आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे तो लोकोक्तियां दे रहा है, क्या आप नहीं कर पाएंगे? आगे देखिए, घड़ी घोड़े बेचकर सोने का मुहावरे का अर्थ क्या है, आप समझ लीजिए। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं प्रश्न। आस्तीन का सांप का मुहावरे का अर्थ क्या है, आप सोच लीजिए। क्या ये बहुत ज्यादा कठिन मुहावरा है या लोकोक्तिया है? बहुत ज्यादा प्रश्न कठिन है, आप खुद अपने सम्मान लगाइए, हमारे हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, कांटा निकालने के मुहावरे, पहाड़ टूटना पड़ना, चांद से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक, आसन डोलना। अब आप समझ सकते हैं इस तरीके से प्रश्न आएंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा एक एक प्रश्न को। सुनार गहने बनाता है कौन सा वाच्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध, शुद्ध अशुद्ध से प्रश्न आ गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अब आप समझ लीजिए ये आया प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आपको मिलेगा तो और फिर आप इसे छोड़कर चले आएंगे? ठीक, तो इस तरीके से आप जब प्रश्न देखें, अब ये देखिए काव्य शास्त्र से प्रश्न कैसा है, काव्य शास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार का होता है। अब देखिए बिल्कुल सरल सा प्रश्न आ गया है।
भिखारी को देखकर बोली रहा। अब आप कुल मिला के आप यही एक चीज़ समझ लीजिए कि जो प्रश्न का लेवल है भाई, कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मतलब कि आप अगर एक बार पढ़ कर जाएँगे तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन बात ये है कि सर पढ़ें कैसे? ये पढ़ें कि वो पढ़ें? तो आप देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाए इसका। देखिए, ये 100 प्रश्न आपके खत्म होते हैं। ठीक, अब आप मैं थोड़ा-सा आपको कुछ जो है चीज़ें बता देता हूँ कैसे पढ़ेंगे। अब आपका जो है 2 एग्ज़ाम यहाँ पे बैठ गया, बीपीएससी, टीआरई 4.0, 4.0 और दूसरा तरफ आ गया स्टेट आ गया, ठीक? आप तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, जो 100 इसमें से पक्का है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका स्टेट का 100 नंबर तैयार हो जाएगा, क्योंकि भाई और मैथ वगैरह पढ़ेंगे तो आपका पक्का है, मैथ और जीके जीएस तो आप पढ़ ही रहे हैं, साइंस आप पढ़ ही रहे हैं। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में सबसे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करें, आप अपने सब्जेक्ट के पेपर जैसे हिंदी है, तो हिंदी पे बहुत ज़्यादा आप फ़ोकस करें। क्योंकि इससे आपका ये 100 नंबर की तैयारी होकर चला जाएगा बिल्कुल। स्टेट से पहले 1 महीना आप टारगेट बनाएँ कि मुझे हिंदी थोड़ा से जल्दी पढ़ना है, हिंदी थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करूँ, बल्कि 1-2 सब्जेक्ट और जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपका जैसे क्या हुआ, ज्योग्राफ़ी हो गया, जैसे ज्योग्राफ़ी हो गया या मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे रोक दीजिए और इसकी जगह थोड़ा हिंदी आप थोड़ा-सा 1 महीने में ख़त्म कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो है बिहार स्टेट का 100 नंबर का आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो गया और जैसे ही स्टेट का देकर आएँ, फिर जो 2 सब्जेक्ट बचे रहेंगे उसको आप तैयार कर लीजिए। तो आपका ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद हो रहा है या कोई आपका टीआरई 4.0 पे असर पड़ रहा है, क्योंकि आपने हिंदी तो तैयार कर ही लिया है और वहाँ भी देखा जाए तो 80 नंबर का आपका हिंदी का एक फैक्टर बन रहा है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी पड़ जाता है पहले हिंदी आपने तैयार कर लीजिए। ऐसे यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 100 नंबर आपका प्रश्न खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे शिक्षण क्या है? तो शिक्षण का क्या है, देखिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा है प्रश्न, शिक्षण क्या है? कला है, आश्रित दो तरफ़ा क्रिया है। तो ये प्रश्न आते हैं। इस तरीके से व्यवहार परिवर्तन का परिणाम क्या है? फिर इसमें से एक शिक्षण मान लेते हैं ये थोड़ा-सा आप भूल चुके होंगे, लेकिन आपका हिंदी और बाकी जो 20 नंबर का थे, इसमें भी कम से कम, क्योंकि माइनस मार्किंग है ही नहीं, तुक्का मारेंगे कम से कम 8-10 तो सही चला ही जाता है, तुक्का मारने से भी। तो ये इस तरीके से आप प्रश्न देख सकते हैं। ये इस तरीके के ये 30 प्रश्न आपके यहाँ से 130 प्रश्न यानी 30 प्रश्न यहाँ से आपका खत्म होता है। अब आता लाला लाजपत राय, इस किस नाम से जाने जाते हैं? जीके जीएस का लेवल देखिए। मानसून भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है? विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में? बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल नेता साइमन कमीशन का जो है विरोध हुआ था? सीआरटी न्यूज़ किस द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो ये इस तरीके से आप मैथ का लेवल देखिए, एकदम बच्चों वाला मैथ का लेवल का, चार्ट के लेवल का, कि दो एक की आयु इतनी है, दोनों की आयु का औसत बताइए। ये देखिए दिया है चक्रदीप, 1 घंटे का कितना दशमलव सेकंड है। अब ये देखिए कितना आसान सरल है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जो प्रश्न वगैरह आते हैं बिल्कुल सरल आते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बिल्कुल तैयारी आसानी से हो जाएगी। बाकी यदि आपके अंदर और अन्य कोई डर हो किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, आप कमेंट में डाउट से समझा के ज़रूर हमसे पूछिए और हमारा यही उद्देश्य है कि आपको गाइड करता रहूँ। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ऐसे अन्य-अन्य सब्जेक्ट का, स्टेट का पूरा फुल प्लान, फुल चीज़ें लेकर आऊँगा। आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उसमें लाने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें भी थोड़ी-सी हिम्मत मिले। तो आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद।